Hi everyone, I am Satish Vishwakarma and you are watching Study Point। प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि हमारे पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था अल्फाबेट यानी वर्णमाला, और हमने वर्णमाला में जाना था कि वर्णमाला कहते किसे हैं, वर्णमाला की संख्या कितनी होती है और वर्णमाला से रिलेटेड जितने भी डाउट थे वो सब हमने क्लियर किए थे। वर्णमाला इंग्लिश का बहुत ही बेसिक टॉपिक है और आज भी हम आपके सामने एक बहुत ही बेसिक टॉपिक लेकर आए हैं जो सभी क्लास के विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण होगा। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अक्षर, जिसको बोलते हैं लेटर। दूसरे नंबर पर डिस्कस करने वाले हैं शब्द, जिसको बोलते हैं वर्ड। तीसरी चीज जो डिस्कस हमें करनी है वो है सेंटेंस यानी वाक्य, और जो चौथी चीज हमें डिस्कस करनी है वो है वाक्यांश। प्यारे विद्यार्थियों, शब्द और अक्षर इन दोनों को आप बेहतर समझ पा रहे हैं, लेकिन सेंटेंस और फ्रेज इन दोनों में कंफ्यूजन बच्चों को बहुत ज्यादा होता है। तो जैसा कि आप बगल में देख पा रहे हैं, इन्हीं चारों टॉपिक को आज हमें डिस्कस करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले टॉपिक यानी लेटर से। तो प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि हमें आज डिस्कस करना है लेटर, और लेटर को हिंदी में बोलते हैं अक्षर। लेटर को बोलते हैं अक्षर, लेकिन बात यह आती है कि आखिर में अक्षर कहेंगे किसको, अक्षर होते क्या हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, जब भी आप किसी चीज को पढ़ें, थोड़ी सी उसकी गहराई में जाएं तो आपको समझ आएगा कि वास्तव में अक्षर कहते किसे हैं। तो समझ लेते हैं, जो अक्षर शब्द लिखा गया है, इस अक्षर में दो शब्द हैं, अ और क्षर। अब ये जो अ है, इसका मतलब होता है रहित, या इसी को बोलते हैं बिना। और ये जो क्षर शब्द है वो बना हुआ है क्षरण से, और इस क्षरण का मतलब होता है नुकसान। अब देख पा रहे हैं, या तो बोल सकते हैं बिना नुकसान या क्षरण रहित। यानी जो अक्षर है, ये अक्षर किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई है। इकाई मतलब सबसे छोटे पार्ट हैं जिनका क्षरण नहीं होता है, यानी जो नुकसान नहीं होते हैं, यानी जो इससे भी छोटे रूप में नहीं टूट सकते हैं। चलिए एग्जांपल से इस चीज को और बेहतर समझते हैं। अगर एग्जांपल के लिए मैं लिखूं ए, इंग्लिश अल्फाबेट का जो पहला अक्षर ए है, इस ए को हम इससे ज्यादा छोटा नहीं कर सकते। आप ए की जगह पर कुछ और लिख के देखिए, बी लिखिए, सी लिखिए या डी लिखिए। क्या ए बी सी या डी किसी भी अक्षर को और छोटा किया जा सकता है? बिल्कुल नहीं। यानी इन चीजों का क्षरण नहीं हो रहा है, अर्थात ये चीजें अब इससे छोटी नहीं टूट रही हैं, और इन्हीं को हम बोलते हैं अक्षर। प्यारे विद्यार्थियों, इंग्लिश ग्रामर की अगर बात की जाए या किसी भी ग्रामर की बात की जाए, तो अक्षर जो होते हैं वो किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई होते हैं, और ये साउंड प्रोड्यूस करते हैं। सिंबल होते हैं ये लैंग्वेज के सबसे छोटे वाले सिंबल। जैसे बी एक सिंबल है और इससे छोटा भी नहीं होगा और इसका साउंड प्रोड्यूस होगा। तो इस तरह आपको समझ आया कि लेटर किसे कहते हैं। फिर से एक बार समझ लेते हैं, किसी भी भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है जिसको और छोटा नहीं किया जा सके और वो साउंड प्रोड्यूस करे, दैट इज कॉल्ड लेटर। तो आपको लेटर बेहतर समझ आया होगा। अब हम डिस्कस करने वाले हैं अपने अगले टॉपिक की, और हमारा जो अगला टॉपिक है वो है शब्द। तो चलिए हमारा जो दूसरा टॉपिक है वो है शब्द, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं वर्ड। अब ये शब्द क्या होता है? तो प्यारे विद्यार्थियों, आप बेहतर जानते होंगे कि दो या दो से अधिक अक्षरों के मिलने से शब्द बनता है। दो या दो से अधिक अक्षरों के मिलने से शब्द बनता है, और वो शब्द तभी कहलाता है जब उसका अर्थ निकलता है। इंग्लिश में इसी चीज को कहेंगे टू और मोर देन टू letters make a word
विच हैज अ प्रॉपर मीनिंग। उसकी एक सार्थक अर्थ निकलना चाहिए। अगर उसका अर्थ नहीं निकल रहा है तो वो शब्द नहीं कहा जाएगा। चलिए इसको भी एक छोटे से एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसा कि आप यहाँ ध्यान दें, यहाँ लिखा हुआ है बॉय। तो प्यारे विद्यार्थियों, बॉय में आपको देख पा रहे हैं कि यहाँ पर 3 अक्षर हैं, बी है, ओ है, वाई। पहला अक्षर, दूसरा अक्षर और तीसरा अक्षर, 3 अक्षर है। अब ये 3 अक्षरों को जब हम कंबाइन कर रहे हैं, तीनों को जब जोड़ रहे हैं, तो हम किसका निर्माण कर रहे हैं? शब्द का। यानी अक्षरों के मिलने से किसका निर्माण होता है? शब्द का। लेकिन ये शब्द कब कहा जाएगा? जब इसका एक मीनिंग निकलेगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप बेहतर जानते हैं कि बॉय का मतलब क्या होता है? लड़का। यानी इसका एक मीनिंग निकल रहा है। हम समझ पा रहे हैं कि हम किसी चीज की बात कर रहे हैं। यानी जब 2 या 2 से अधिक अक्षर मिलते हैं और उनके मिलने से एक मीनिंगफुल चीज हमारे सामने आती है, तो उसी को हम बोलते हैं शब्द। चलिए थोड़ा और इसको गहराई से समझते हैं, जानते हैं कि शब्द क्या है। जैसे मैं यहाँ लिखूं TYLCP। विद्यार्थियों, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि 1 2 3 4 5 अक्षर है। यहाँ 5 अक्षर, यहाँ पर 5 अक्षर जोड़े गए। तो मैंने बोला था कि 2 या 2 से अधिक अक्षर होने चाहिए। यहाँ तो 5 अक्षर हैं, लेकिन क्या इसको शब्द कहा जाएगा? बिल्कुल नहीं, ये शब्द नहीं कहा जाएगा, क्योंकि इसकी कोई भी मीनिंग नहीं निकल रही है, इसका कोई भी अर्थ नहीं निकल रहा है, इसलिए इसको शब्द नहीं कहेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, फिर से एक बार समझ लेते हैं। शब्द हम उसी को कहेंगे जहां 2 या 2 से अधिक अक्षर मिलकर एक मिश्रण बनाए और उसका एक अर्थ निकले, उसी को हम बोलेंगे क्या? शब्द। यानी 2 या 2 से अधिक अक्षरों का समूह जिसका अर्थ निकला वो क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है। अर्थ नहीं निकलेगा तो शब्द नहीं कहलाएगा। तो हमारा दूसरा टॉपिक भी आपको बेहतर समझ में आया होगा। अब डिस्कस करते हैं अपने तीसरे टॉपिक के बारे में, जो है सेंटेंस। तो अब देख लेते हैं कि सेंटेंस क्या होते हैं और सेंटेंस और फ्रेज में अंतर क्या होता है। दोनों को एक साथ समझेंगे, लेकिन पहले चर्चा कर लेते हैं सेंटेंस के बारे में। प्यारे विद्यार्थियों, सेंटेंस को हिंदी में बोलते हैं वाक्य। और ये जो सेंटेंस हैं वो शब्दों के मिलने से बनते हैं। यानी शब्दों के समूह को हम सेंटेंस बोलते हैं, लेकिन तभी बोलते हैं जब इसका एक अर्थ निकले और इसमें सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन दिखे। थोड़ा सा ये चीज़ आपको अलग लग रहा होगा, लेकिन ये चीज़ अभी आपको समझ में आ जाएगी। वीडियो को अंत तक देखिए। तो ध्यान दें, सेंटेंस किसे कहेंगे? तो 2 या 2 से अधिक शब्दों को जोड़ना है। जैसे एग्जांपल से समझें, जैसा मैं लिखूं राम इज गोइंग टू मार्केट। राम इज गोइंग टू मार्केट। प्यारे विद्यार्थियों, आपको दिख रहा है कि इसमें 1 2 3 4 5 लगभग इसमें 5 शब्द हैं। शब्द क्यों है? क्योंकि अक्षरों के मिलने से बने हैं और इनका अर्थ निकल रहा है। तो 5 शब्दों के मिलने से एक सेंटेंस का निर्माण हो रहा है। और ये सेंटेंस कब कहलाएगा? जब इसका मीनिंग निकलेगी, जब इसका अर्थ निकलेगा। तो राम इज गोइंग टू मार्केट, यानी राम बाजार जा रहा है। तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे सेंटेंस। लेकिन जो तीसरी बात को हमें यह ध्यान देना है कि सेंटेंस तभी बोला जाएगा जब इस सेंटेंस में सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट आए। इनका होना अनिवार्य है। अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट नहीं आते हैं तो यह जो स्ट्रक्चर दिख रहा है वो सेंटेंस का नहीं होगा। जैसे
अब एक छोटा सा एग्जांपल और देखते हैं, जिस एग्जांपल से आपको फ्रेज और सेंटेंस दोनों समझ में आएंगे। तो पहले समझ लेते हैं कि फ्रेज क्या है, उसके बाद एग्जांपल देखते हैं। तो फ्रेज की अगर हम बात करें तो फ्रेज की हिंदी होती है वाक्यांश। फ्रेज की हिंदी होती है वाक्यांश, और वाक्यांश में दो शब्द हैं, वाक्य और अंश। वाक्य को इंग्लिश में बोलते हैं सेंटेंस, और अंश को इंग्लिश में बोलते हैं पार्ट, जिसको बोलते हैं भाग या हिस्सा। तो जो फ्रेज है या जो वाक्यांश है वो वाक्य का एक अंश होता है, यानी वाक्य का एक भाग होता है, यानी पार्ट ऑफ सेंटेंस होता है। एग्जांपल से समझेंगे, जैसे अगर मैं लिखूं A fox was trying to catch the bunch of grapes। प्यारे विद्यार्थियों, आपके सामने शब्दों की एक लंबी सी श्रृंखला दिख रही होगी, और इस श्रृंखला को हम सेंटेंस कहेंगे या फ्रेज कहेंगे, अभी क्लियर हो जाएगा। बस ध्यान से चीजों को देखिए। तो प्यारे विद्यार्थियों, अगर हमें सेंटेंस को पहचानना है कि वास्तव में जो यह स्ट्रक्चर दिख रहा है वो सेंटेंस है कि नहीं, तो तीन बातों को याद रखें। पहली बात हमें जो याद रखनी है वो ये शब्दों का समूह होना चाहिए, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का समूह। दूसरी चीज जो हमें याद रखनी है वो हमें याद रखनी है कि सेंटेंस में मीनिंग होनी चाहिए, यानी मीनिंग सर्च करनी है। मीनिंग मतलब अर्थ देखना है, उसका अर्थ निकलना चाहिए। और जो तीसरी चीज हमें चेक करनी है वो चेक करनी है कि सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। प्यारे विद्यार्थियों, एक सेंटेंस तभी कहलाता है जब यहाँ पर लिखे तीन चीजों को फॉलो करें। अगर ये तीनों को फॉलो नहीं करता है तो वो सेंटेंस नहीं कहा जाएगा। अब इस एग्जांपल में ध्यान दें, यहाँ लिखा हुआ है अ फॉक्स वाज ट्राइंग टू कैच द बंच ऑफ ग्रेप्स, यानी जो लोमड़ी है, यानी जो लोमड़ी थी वो बंच ऑफ ग्रेप्स यानी अंगूरे के गुच्छों को पकड़ने का प्रयत्न कर रही थी। अब देख पा रहे हैं कि इस स्ट्रक्चर को हम सेंटेंस बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं? चलिए फॉलो करते हैं तीनों नियमों को और जानते हैं कि तीनों नियमों पे ये जो स्ट्रक्चर है वो काम करता है या नहीं। तो प्यारे विद्यार्थियों, फॉक्स वाज ट्राइंग टू कैच द बंच ऑफ ग्रेप्स। अब इसमें अ फॉक्स जो लिखा हुआ है वो एक सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, और यहाँ जो वाज ट्राइंग है ये वर्ब है, और यहाँ का जो पार्ट है वो आपका ऑब्जेक्ट है। तो आप देख पा रहे हैं सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन ये फॉलो कर रहा है, यानी रूल नंबर 3 ये फॉलो कर रहा है। तो सेंटेंस होने की संभावना बढ़ी। देखते हैं मीनिंग, तो मीनिंग तो निकल ही रहा है कि जो लोमड़ी है वो अंगूर के गुच्छों को पकड़ने का प्रयास कर रही थी, तो मीनिंग भी निकल रहा है, यानी दूसरा भी फॉलो कर रहा है। अब बात करते हैं ग्रुप ऑफ वर्ड्स। तो आपको दिख रहा होगा ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, काफी सारे शब्दों का समूह है यहाँ पे। इसका मतलब है कि ये पहला भी फॉलो कर रहा है, यानी पहला, दूसरा या तीसरा तीनों नियमों को फॉलो कर रहा है। इसका मतलब ये क्या है? सेंटेंस है। तो अब हम जाने कि अगर ये सेंटेंस है तो आखिर में ये फ्रेज क्या है, वाक्यांश क्या है। प्यारे विद्यार्थियों, वाक्यांश जो होता है उसके लिए कुछ चीजों का ध्यान देंगे। जो वाक्यांश होता है, पहली बात ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स। फ्रेज के लिए ध्यान देंगे कि जिस प्रकार सेंटेंस ग्रुप ऑफ वर्ड होते हैं उसी प्रकार फ्रेज भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं। दूसरी चीज कि जो हमारे फ्रेज होते हैं उनमें भी मीनिंग होती है, यानी उनका भी अर्थ होता है। और जो तीसरा चीज हम इसमें ध्यान देना है वो ये ध्यान देना है कि इसमें सब्जेक्ट वर्ब या ऑब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन नहीं मिलता, यानी सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन नहीं मिलेगा।
अब यहाँ ध्यान दें, यहाँ जो लिखा गया है बंच ऑफ ग्रेप्स, यहाँ ध्यान देंगे बंच ऑफ ग्रेप्स। इस बंच ऑफ ग्रेप्स में फॉलो करा है कि आखिर ये वाक्यांश है कि नहीं। तो पहला ग्रुप ऑफ वर्ड्स होने चाहिए, 1 2 3 वर्ड्स, ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो गया। मीनिंग होनी चाहिए, तो मीनिंग तो दिख ही रही है, बंच ऑफ ग्रेप्स मतलब अंगूरों का गुच्छा, मीनिंग भी है। दूसरा रूल फॉलो हुआ। तीसरा सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए, तो इसमें ना ही सब्जेक्ट है, ना ही वर्ब है, ना ही ऑब्जेक्ट है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये हमारा हो जाएगा फ्रेज यानी वाक्यांश। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो में आपको लेटर, वर्ड, सेंटेंस और फ्रेज ये चारों अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर फिर भी आपके मन में, आपके माइंड में कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। वीडियो को फिर से देखिए, दोबारा देखिए और समझने का प्रयास करिए चीज़ों को, क्योंकि बहुत ही आसान भाषा में आपको चीज़ें समझाई गई हैं। हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे साथ बने रहिए। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।